प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र की क्लास में तुम्हारा स्वागत। बच्चों, हमने पहला चैप्टर जो कि हमारे सिलेबस में था, व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, उसको हमने पहली 2 क्लासेस में पूरा कर लिया। कल वो पूरा हो गया था। आज तुम्हारा ये नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। दूसरा तुम्हारा टॉपिक है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन मैं आज पढ़ाऊँगा और एक कल पढ़ाया जाएगा। आज जो क्वेश्चन तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, इस क्वेश्चन का नाम है मांग की मूल्य सापेक्षता का क्या तात्पर्य है। मांग की कीमत, लोच के विभिन्न प्रकार उपयुक्त रेखा चित्रों की सहायता से समझाइए। ये मांग की मूल्य सापेक्षता को मांग की कीमत लोच भी कहते हैं। तो इसलिए कभी कभी ये क्वेश्चन मांग की मूल्य सापेक्षता ने आकर मांग की कीमत लोच आता है, तब क्या पूछा जाएगा, मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। या तीसरे तरीके से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अब तक यूपी बोर्ड में जब भी ये क्वेश्चन आया तो कभी मांग की मूल्य सापेक्षता पूछता है, कभी मांग की कीमत लोच पूछता है, और कभी कहता है चित्र की सहायता से मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियां समझाइए। अर्थात इन 3 तरह से ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। इसलिए बच्चे कंफ्यूज ना हो। अक्सर ये दुविधा बच्चों को हो जाती है कि शायद मांग की मूल्य सापेक्षता अलग है और मांग की कीमत लोच अलग है। ये दोनों एक ही चीज़ हैं। और यहाँ आकर बच्चे और भी कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो दोनों में से कोई भी बात नहीं कहता और वो लिखता है कि चित्र की सहायता से मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियाँ समझाइए। तो बच्चे समझते हैं कि शायद मांग की लोच की श्रेणियाँ अलग होती होंगी। तो ऐसा नहीं है। जो उसके प्रकार हैं वही उसकी श्रेणियाँ हैं। तो बच्चों देखिए, जब इसका आंसर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम लिखेंगे मांग की मूल्य सापेक्षता का अर्थ। मांग की मूल्य सापेक्षता का अर्थ, यदि मांग की कीमत लोच आएगा तो हम लिखेंगे मांग की कीमत लोच का अर्थ। लेकिन चूंकि मांग की मूल्य सापेक्षता पूछा गया है तो जो भी पूछा जाएगा सबसे पहले हम सरल शब्दों में उसका अर्थ बताएंगे। अर्थ क्या होता है, उसके बाद उसकी परिभाषा क्या है, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने उसकी क्या क्या परिभाषाएं दी हैं जो महत्वपूर्ण परिभाषा हैं, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को लेकर आगे चलेंगे। तो सबसे पहले मांग की मूल्य सापेक्षता का अर्थ हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मांग की मूल्य सापेक्षता क्या होती है। बच्चों, मांग का नियम ये बताता है कि कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है तथा कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है। मान लीजिए आज बाज़ार में टमाटर है, टमाटर का रेट कम हो गया। जब उसका मूल्य कम हो जाएगा तब उसकी मांग बढ़ जाएगी, और जब मूल्य ज़्यादा हो जाएगा तो लोग सोचेंगे, जो 1 किलो रोज़ टमाटर यूज़ करता था तो अब वो ये सोचेगा कि यदि उसका मूल्य बढ़ जाता है और मैं पहले 20 रुपया टमाटर पर खर्च करता था तो मैं 20 रुपया टमाटर पर 20 ही रुपया खर्च करूं, भले ही वो मुझे आधी किलो मिल जाए, मैं आधी किलो में अपना काम चलाऊंगा। तो निश्चित रूप से मांग क्या हो जाती है, यदि मूल्य बढ़ता है तो मांग घटती है, और यदि मूल्य गिरता है तो मांग बढ़ती है। इन दोनों का एक परस्पर संबंध है, विपरीत संबंध है। तो क्लियर है, मांग का नियम ये बताता है कि कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है तथा कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है। किंतु यह नियम यह नहीं बताता कि मांग में यह परिवर्तन किस अनुपात में होता है। अब ये बात क्लियर नहीं होती इससे कि कितना मांग कितनी बढ़ेगी, मूल्य यदि घटेगा तो कितना घटेगा, इस बात का कोई भी इसमें उल्लेख नहीं होता। यह ज्ञान हमें
मांग की मूल्य सापेक्षता अर्थात मांग की लोच, जिसे हम इंग्लिश में एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, इस विचार की सहायता से हम इसका पता लगा सकते हैं। इस प्रकार मांग की लोच कीमत में परिवर्तन के उत्तर में मांग में होने वाले परिवर्तन की माप है। अर्थात जिस तरह से वस्तुओं पर यह नियम लागू होता है, ठीक किसी उपभोक्ता पर भी ये नियम लागू हो सकता है। बच्चों, उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता क्या होता है? इंग्लिश में एक शब्द होता है कंज्यूम। कंज्यूम शब्द होता है। कंज्यूम का अर्थ होता है उपभोग करना, किसी चीज़ का सेवन करना, उपभोग करना। उस कंज्यूम से कंजप्शन बना। कंजप्शन तुम्हारा उपभोग होता है। और कंज्यूमर क्या होता है? उपभोक्ता होता है। मान लीजिए मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं उपभोक्ता हूँ। खाने वाला कौन है? उपभोक्ता है। हम बैठे हैं, पढ़ रहे हैं और बिजली इलेक्ट्रिसिटी जो हमने बल्ब जला रखा है वो यूज़ हो रही है। तो अर्थशास्त्र की भाषा में उपभोग क्या कहलाता है? यदि हम किसी कमरे में बैठे हैं, व्यर्थ की गपशप कर रहे हैं, हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे कि हमें तुष्टि गुण की प्राप्ति होती है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी का वो जो यूज हो रहा है, अर्थशास्त्र की भाषा में उसे उपभोग नहीं कहते। यदि हम उस रूम में बैठकर सब पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हमें कोई उससे तुष्टिगुण मिल रहा है, तब अर्थशास्त्र की भाषा में वो इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़ हो रहा है उसे उपभोग कहते हैं। और जो उसका उपभोग कर रहा है वो उपभोक्ता होता है। तो देखिए, जब ये उपभोक्ता पर नियम लागू होता है तो उपभोक्ता जब किसी चीज़ का यूज करता है तो वो उपभोक्ता के व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका यूज कैसे करेगा। और उसके व्यवहार के आधार पर ही, उसकी प्रवृत्ति के आधार पर ही, उसकी प्रवृत्ति के आधार पर ही हम इस बात का विवेचन करेंगे कि किस आधार पर और कैसे वो उस पर लागू होगा। सब बच्चे समझ गए होंगे कि जिस तरह से किसी वस्तुओं पर ही लागू होता है कि किसी वस्तु का मूल्य घटता है तो मांग बढ़ती है, और यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग घट जाती है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी उपभोक्ता जब किसी वस्तु का सेवन करता है, मान लीजिए सपोज़ एक उदाहरण के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि साधारण तौर पर कोई भी उपभोक्ता जब रोटियों का सेवन करता है तो वो एक सामान्य रूप से रोटी खाता है जैसे कि वो पहले से खा रहा है। लेकिन यदि उसने किसी इंटॉक्सिकेटेड चीज़, किसी नशीली चीज़ का सेवन कर रखा है तो वह सामान्य से ज़्यादा खा सकता है, क्योंकि उसका व्यवहार उस दिन सही नहीं है। तो यही क्या कहलाता है? उपभोक्ता का व्यवहार। यही उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत। तो अब मांग की लोच की प्रमुख परिभाषाएं क्या हैं? देखिए, वैसे तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन इनमें से दो की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनमें पहले नंबर पर आते हैं प्रोफेसर मार्शल। सब जानते हैं बच्चे कि अर्थशास्त्र की परिभाषा में भी प्रोफेसर मार्शल का बहुत बड़ा योगदान है। मार्शल का नाम सब जानते हैं। तो प्रोफेसर मार्शल क्या कहते हैं? बाजार में किसी वस्तु की मांग का अधिक या कम लोचदार होना इस बात पर निर्भर होता है कि एक निश्चित मात्रा में मूल्य के घट जाने पर मांग की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है अथवा कम, तथा एक निश्चित मात्रा में मूल्य के बढ़ जाने पर मांग की मात्रा में अधिक कमी होती है या कम। ये परिभाषा दी है प्रोफेसर मार्शल ने। उसके बाद प्रोफेसर बेहनम के अनुसार उनकी परिभाषा है, मांग की लोच का विचार मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन होने से मांग की मात्रा पर जो प्रभाव पड़ता है उससे संबंधित है। यानी जब मूल्य में परिवर्तन होता है तो मांग पर प्रभाव पड़ता है, और जब मूल्य घटता बढ़ता है तो मांग भी उसी के अनुपात में घटती बढ़ती है। ये उससे संबंधित है। इसको जानने का उसने एक सूत्र भी बताया है, मांग की मूल्य सापेक्षता
के अर्थ को एक सूत्र के रूप में भी दिया जा सकता है। मांग की मूल्य सापेक्षता इज इक्वल टू मांग में आनुपातिक परिवर्तन और उसके बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। जो मांग में आनुपातिक परिवर्तन हुआ है और जो कीमत में आनुपातिक परिवर्तन हुआ है, अर्थात मांग में आनुपातिक परिवर्तन को कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से डिवाइड कर देते हैं और जो आता है वही मांग की मूल्य सापेक्षता कहलाएगी। ये कहा है प्रोफेसर बेहनम ने। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मांग की मूल्य सापेक्षता के प्रकार या श्रेणियाँ। मांग की मूल्य सापेक्षता हो या मांग की मूल्य कीमत लोच हो या श्रेणियाँ पूछे, तीनों में से कोई भी बात पूछे एक ही बात है। मैंने पहले ही ये बात क्लियर कर दी है। मांग की मूल्य सापेक्षता की निम्न 5 श्रेणियाँ होती हैं। सबसे पहला होता है पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग, जब किसी वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन न होने पर भी अथवा नाम मात्र का परिवर्तन होने पर मांग में बहुत अधिक परिवर्तन, मांग में बहुत अधिक कमी अथवा बहुत अधिक वृद्धि हो जाए तो वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार कही जाती है। यह स्थिति पूर्णतः काल्पनिक है तथा व्यवहारिक जीवन में नहीं पाई जाती। इस प्रकार की मांग रेखा सदैव समतल होती है, जैसा कि रेखा चित्र 1 में प्रदर्शित है। बच्चों देख रहे होंगे तुम्हारी ये सामने जो एक चित्र दिया हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, जिसमें नीचे वस्तु की मांग मात्रा है, एक तरफ कीमत है। इसको मैं समझा रहा हूँ, नीचे देखते जाइएगा और इससे टैली करते जाइए। रेखा चित्र में OX एक हमने सीधी रेखा खींची है, उस पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा तथा OY देखिए, O नीचे और Y ऊपर है। रेखा पर कीमत को प्रदर्शित किया गया है। DD मांग रेखा है जो OX के पूर्णतः समानांतर है, अर्थात DD रेखा यह प्रदर्शित कर रही है कि वस्तु की कीमत OP में कोई परिवर्तन न होने पर भी वस्तु की मांग में परिवर्तन हुआ है। अन्य शब्दों में वस्तु की कीमत अपरिवर्तित होने पर भी मांग OX1 से OX2 अथवा OX3 हो गई है। सब बच्चे देखेंगे, देखिए ये पहले OX थी, लेकिन यहाँ पर OX1, उसके बाद OX2, OX3, अर्थात ये इस तरह से बढ़ती चली गई। यानी ये कतिपय कारणों के कारण होता है कि जब वस्तु की मांग इस तरह से बढ़ती है, ये क्या कहलाती है? पूर्णतः लोचदार मांग। जैसे कि एक वाक़या अभी हुआ है, ये कोरोना का जो ये परिस्थिति चल रही है, तो सभी लोग मार्केट में एकदम से सामान इकट्ठा करने की होड़ लग गई सभी लोगों में। तो ऐसे किसी समय पर अचानक ही मांग बढ़ जाती है, जबकि मूल्य नहीं बढ़ा था, मांग बढ़ गई और लोगों ने उसको ख़रीदना शुरू कर दिया। तो पहले मांग बढ़ी, उसके बाद और बढ़ी, उसके बाद और बढ़ी, तो ऐसी परिस्थिति आ जाती है। उसके बाद अत्यधिक लोचदार मांग, जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन की तुलना में अनुपात से अधिक होता है। यानी वस्तु की मांग में जो परिवर्तन है, कीमत में इतना परिवर्तन नहीं हुआ, बहुत थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, लेकिन उसकी मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया, तो उसे अत्यधिक लोचदार मांग कहा जाता है। बस ये बात याद रखें, यानी कीमत में थोड़े से परिवर्तन पर भी वस्तु की मांग में बहुत अधिक परिवर्तन आ जाए तो वहाँ पर अत्यधिक लोचदार मांग होती है। रेखा चित्र में देखें, सभी का डायग्राम दिया हुआ है, इसमें भी सेम वही पोजीशन है, OX है, OP है। रेखा चित्र में OP कीमत पर OM वस्तु की मूल मांग है। अब यदि कीमत बढ़कर OP1 हो जाए, जैसा कि ऊपर सीधे दिया गया, कीमत की तरफ देखिएगा, OP1 हो जाती है और वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा कम होकर केवल OM1, नीचे की ओर OM1 हो जाती है, अथवा यदि कीमत कम होकर OP2 हो जाती है और वस्तु की मांग बढ़कर OM2 हो जाती है,
तो यह अत्यधिक लोचदार मांग की दशा होगी। मांग में यह परिवर्तन मूल्य में परिवर्तन के अनुपात से अधिक है। सब बच्चों की समझ में आया होगा। डायग्राम बिल्कुल क्लियर कर रहा है और फिर हमने ऊपर से उसको जहाँ जहाँ ये रेखाएं आपस में काटती हैं उसे मिला दिया। बी एक तरफ B1 है और एक तरफ B2 है DD पर। उसके बाद तीसरा आता है लोचदार मांग। बच्चों, जब किसी वस्तु की मांग में ठीक उसी अनुपात में परिवर्तन होता है जिस अनुपात में वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ है। जितना वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है उतना ही मांग में परिवर्तन हो, दोनों में बराबर होता है, तो उसे लोचदार मांग कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है, सरल है। यहाँ पर बिल्कुल बराबर परिवर्तन है। यदि किसी वस्तु की कीमत में 25% वृद्धि हो या 25% कमी हो और उसकी मांग में भी 25% ही कमी हो या 25% ही वृद्धि हो जाए तो उसे लोचदार मांग कहा जाएगा। रेखाचित्र 3 में लोचदार मांग की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। देखिए, रेखाचित्र ठीक इसके सामने है 3। इसमें ओपी मूल कीमत तथा OM मांगी जाने वाली मूल मात्रा ये दोनों दी गई हैं। अब यदि कीमत बढ़कर OP1 हो जाती है, OP1, और मांगी जाने वाली मात्रा घटकर OM1 रह जाती है, जितनी कीमत बढ़ी और उतनी ही मांगी जाने वाली मात्रा घटी, अथवा कीमत कम होकर OP2 रह जाती है तो मांगी जाने वाली मात्रा भी बढ़कर OM2 हो जाती है। मान लीजिए सहारनपुर के लिए, जनपद के लिए रोज़ मंडी में 100 कुंटल टमाटर आता है और जितने भी ये फुटकर विक्रेता हैं और जितने भी सब्जी वाले हैं सब मंडी से उस 100 कुंटल को खरीद कर लाते हैं। तो इसका मतलब सहारनपुर की जनपद की जो प्रतिदिन टमाटर की मांग है वो 100 कुंटल है। बाय द वे उसकी कीमत 50 रुपये के बजाय 50% बढ़ गई और 75 रुपये हो जाए, तो इसका मतलब है 75 रुपये उसकी कीमत हो गई तो उसकी मांग भी, चूँकि पहले 50 रुपये किलो थी, अब उसकी मांग भी 50% घट जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 पंजे 50% घट जाए तो उसका मतलब यह हुआ कि 50 रुपये के बजाय अब उसका मूल्य किसके बराबर हो जाए, 75 रुपये उसका मूल्य हो गया और उसकी मांग अब 50 के रेट से थी, अब उसकी 50%, अब उसकी 75% मांग हो गई, यानी उसके बराबर रही। पहले 100 थी और ये घटने के बाद वो फिर बराबर हो गई। क्लियर हो गया? ये इसमें कहा गया है। यह स्थिति लोचदार मांग की स्थिति अथवा मांग की लोच इकाई के बराबर कहलाती है। इस स्थिति में मांग रेखा 45 डिग्री का कोण बनाती है। ये देखें ऊपर, इसमें चित्र में लोचदार मांग दे रखा है और ये जो खींचा है DD B1 B और B2 ये 45 के एंगल पर है, इसका कोण बनाती है। क्योंकि 25% अगर उसमें वृद्धि होगी मूल्य में तो मांग में भी 25% की कमी आ जाएगी। अगर पहले 100 थी और 25% वृद्धि हो गई तो अब 25% की कमी हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं लोचदार मांग। उसके बाद आता है बेलोचदार मांग। जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उस वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से बहुत कम अनुपात में होता है तो वस्तु की मांग को बेलोचदार
कहा जाता है। अभी आपने देखा कि जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन हुआ, उस वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से बहुत कम अनुपात में होता है, तो वस्तु की मांग को बेलोचदार कहा जाता है। इसमें कहा जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन, जो मांग में परिवर्तन होगा तो वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से बहुत कम अनुपात में होता है। यानी वस्तु की कीमत में ज़्यादा इजाफा हुआ, लेकिन जो मांग थी उस पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा और बहुत ही कम परिवर्तन हुआ है। जब कम परिवर्तन होता है तो बेलोचदार मांग होती है, और यदि कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में कीमत में हुए परिवर्तन से ज़्यादा परिवर्तन हो तो उसे अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं, क्योंकि उसमें अधिक परिवर्तन होता है। बेलोचदार मांग की दशा को रेखाचित्र 4 द्वारा प्रदर्शित किया गया है। रेखाचित्र में ठीक वैसे ही ओपी और ओएम जैसा कि पहले डायग्राम में आया, दोनों दिए गए हैं। अब यदि कीमत बढ़कर OP1 हो जाती है, कीमत बढ़ती है और मांगी जाने वाली वस्तु OM1 रह जाती है, अथवा अब इसका गैप देखिए, OM1 OM यानी बहुत ही कम अंतर है इन दोनों में, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, अथवा कीमत कम होकर OP2 रह जाती है और मांगी जाने वाली मात्रा बढ़कर केवल OM2 हो जाती है, तो यह बेलोचदार मांग की स्थिति है, क्योंकि इसमें मांग में परिवर्तन मूल्य में होने वाले परिवर्तन के अनुपात से कम हुआ है। इसे कहते हैं बेलोचदार मांग। अब 5वां और लास्ट आता है पूर्णतः बेलोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में व्यापक या उल्लेखनीय परिवर्तन के बावजूद मांगी जाने वाली मांग में या मात्रा में कोई परिवर्तन न हो। मान लीजिए कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया, लेकिन हमने देखा कि जो मांगी जाने वाली मात्रा अर्थात जो मांग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो यह दशा पूर्णतः बेलोचदार मांग की दशा कहलाती है। यानी उसका रेट कितना भी बढ़े, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जीवन रक्षक आवश्यकताएं हैं। मान लीजिए खाने के लिए हमें आटा चाहिए, सब्जियां चाहिए, दालें चाहिए, तो निश्चित रूप से वो हमें ख़रीदनी है। आटा एक ऐसी चीज़ है, वो हमें, चावल एक ऐसी चीज़ है कि उसके रेट बढ़ते जाएंगे, आलू एक ऐसी चीज़ है उसकी रेट जितने बढ़ेंगे कहाँ तक हम कितना कम करेंगे, यानी उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता। रेखाचित्र 5 में पूर्णतः बेलोचदार मांग की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। रेखाचित्र से स्पष्ट है कि वस्तु की कीमत में व्यापक परिवर्तन होने के बावजूद भी कीमत के OP से बढ़कर OP2 या कम होकर OP1 होने के बावजूद भी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा OM अपरिवर्तित ही रहती है। अतः DD मांग रेखा पूर्णतः बेलोचदार मांग की स्थिति को प्रदर्शित कर रही है। आप देख रहे हैं इसमें DD जो कि सीधी रेखा है, और ना ही ये 45 के एंगल पर है, ना ये इधर है ना उधर है, बिल्कुल सीधी है, अर्थात यहाँ किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। कीमत बढ़ने पर भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन ऊपर हमने देखा है नंबर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में कि उसमें ये DD रेखा ऐसे सीधी नहीं थी, कभी ये तिरछी है, कभी कितने एंगल पर है, कभी कितने एंगल पर है, अलग अलग है, तो वहाँ पर इसमें कुछ ना कुछ चेंज आया है। तो बच्चों, आज मैंने ये तुम्हें पढ़ाया कि मांग की मूल्य सापेक्षता से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, और मांग की लोच या मांग की मूल्य सापेक्षता कितने प्रकार की होती है या इसकी श्रेणियाँ क्या हैं। रेखाचित्रों के द्वारा इसको समझाया गया है और पांचों का प्रत्येक का रेखाचित्र उनके सामने अंकित है। ऐसे ही इस क्वेश्चन को जो का तो तुम्हें अपनी कॉपी पर लिखना है
ये डायग्राम भी इनके नीचे बनाने हैं, जो भी हेडिंग जिसका है उसी के साथ ये डायग्राम बनाना है। ये पूरा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी जो वैसी कॉपी है वे भी मैं तुम्हारे पास भेजूँगा, और ये भी तुम इसमें बार बार यूट्यूब पर देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और इसको वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और निश्चित रूप से इससे आगे की जो वीडियो हैं तुम्हें मिलनी शुरू हो जाएंगी। थैंक यू बच्चों।